जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। तो दोस्तों, मैंने जैसा आप लोगों से बोला था कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यूपी होमगार्ड यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड कि उसके लिए मैं आप लोगों के लिए जीके जीएस के लिए कुछ बेहतरीन करूँगा। तो उसी सिलसिले में आज ये मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस तरीके से मैं जीके जीएस के पूरे 35 से 36 टॉपिक हैं, तो मैं सारे टॉपिक्सों को कराऊँगा और 100 नंबर का है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके जीएस से। तो यहाँ से 100 नंबर में अच्छा खासा स्कोर गेन करने का मैं आप लोगों के साथ ये करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ तैयारी करके आप लोग जो है 100 नंबर में से अच्छे खासे नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं और एक सीट अपना फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ट्रस्ट होगा हमारे ऊपर। अगर ट्रस्ट है तो आप लोग हमसे जुड़िए और हमारे वीडियो के माध्यम से है, ये मत सोचिए कि छोटा चैनल है तो आप लोगों को कंटेंट में कोई कमी रही। कंटेंट आप लोगों को एक नंबर का कंटेंट मिलेगा। आप लोग, मैं गारंटी ले रहा हूँ मेरे भाई, जीके जीएस का क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस क्लास से जरूर बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्लास में कराऊंगा वहां से क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा तो उस क्लास से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सबको मैं लेकर चलता हूँ और मुझे अनुभव है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, तभी जो अगला वीडियो जाएगा तो आप लोगों के पास पहुंचेगा नोटिफिकेशन। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैं सही करा रहा हूँ। क्योंकि मैं, देखिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स लोग हैं, सर लोग हैं, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे सभी लोग इतने हर एक एग्ज़ाम का बैच लाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में कमाई करते हैं यार। मतलब होम गार्ड के लिए भी बैच लॉन्च कर दिए सब लोग। कम से कम बैच लॉन्च करिए, एक आध दो इसके लिए फ्री में कर दीजिए। अब होम गार्ड की भर्ती आप लोग समझ ही रहे हैं कितनी बड़ी भर्ती है, कि क्या इसमें कितना रुतबा है आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके लिए भी आप लोग जो है पेड क्लास ला रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक होता है कि नहीं, क्रेज़ है इसका। तो मैं इसको पूरे पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं 35-36 टॉपिक, जितने भी टॉपिक हैं मैं सब टॉपिक कराऊँगा। लेकिन अगर आप लोग प्यार सपोर्ट बनाएँगे तभी, नहीं तो ऐसा रहेगा जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो प्यार सपोर्ट बनाइएगा। मैं को आपसे वादा करता हूँ कि पूरा आप लोगों को मैं तैयारी कराऊँगा। ठीक है, और जैसा भी रहेगा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपना रिएक्शन बताइएगा कि कैसा वीडियो है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत देश की सामान्य जानकारी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो आज टॉपिक मैंने उठाया है ये भी आपके सिलेबस में है, यूपी होमगार्ड के सिलेबस में है। जिनके पास सिलेबस नहीं, नोटिफिकेशन में जाएंगे, नीचे सिलेबस का पोर्शन दिया गया, उसमें 35-36 टॉपिक है जीके जीएस के। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, भारत देश की सामान्य जानकारी। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा करें। ये देखिए, इस तरीके से आप लोग भी वर्दी में दिखेंगे एक समय। ठीक है, तो भारत देश की सामान्य जानकारी को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे भारत देश के बारे में। भारत देश के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? ठीक है, सबसे पहले बात आता है कि भारत देश का नामकरण है। ठीक, इसका नाम पहले क्या था? जो भारत देश था इसका नाम आर्यावर्त था। आर्यावर्त किसके द्वारा था? आर्यों के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया था? आर्यावर्त रखा गया था। वही जो दुष्यंत पुत्र भरत थे, मिलता है ये किसी पुराण में, वायु पुराण में मिलता है, जो दुष्यंत पुत्र भरत थे, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर कहीं ना कहीं इसका नाम भारत देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप लोग इसका नाम समझिए, इसका नाम भारत, इंडिया और आर्यावर्त, ये सब कब कैसे पड़ा? तो जो दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर इसका नाम भारत, जो कि पुराणों में मिलता है। वही जम्बूद्वीप, ये दक्षिणी भाग था भारत, जम्बूद्वीप जो भारत है ये जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था, इस नाते इसका नाम जो है जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। वही ये क्या नाम है उसका, फारसियों के द्वारा, जब फारसी अरबी आए यहाँ पर तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? इसका नाम हिंदुस्तान रखा। ठीक है, ओ हिंद से हिंद बोले, हिंदी से हिंद, हिंदुस्तान, इस तरीके से इसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान कह के संबोधित किया, जितने भी फारसी और अरबी लोग थे इस तरीके से। क्योंकि ये भारत जो था वो सिंधु नदी किनारे था, क्योंकि जो उधर से आते थे सिंधु नदी को पार करके आते थे भारत में, जो फारसी अरबी आते थे, फारस के लोग, अरब के लोग, तो वो लोग सिंधु नदी को पार करके आते थे। तो वो सिंधु को जो सा है, कहीं ना कहीं यूनानी भाषा में सा को हा बोलते हैं। ठीक है, तो इस नाते सिंधु को हिंदू ऐसे कहते कहते, तो इन लोग, वो लोग क्या कहने लगे, वो हिंदुस्तान कहने लगे, हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है,
इस तरीके से भारत का नाम क्या क्या पड़ा, आर्यवर्त आर्यों के नाम पर, भरत भरत के नाम पर, और क्या नाम था, हाँ हिंदुस्तान ये जो है फारस और अरबी यानी कि यूनानियों के द्वारा था। उसके बाद इसका नाम इंडिया जो था, इंडिया शब्द भी ये यूनानी या इन यूनानियों के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम होता है इंडोई से मानी जाती है। मतलब इंडिया जो है ये शब्द यूनान के द्वारा दिया गया, इंडोई से माना जाता है। इंडोई पहले उसका शब्द था, उसी को इंडिया किया गया। ठीक है, तो नाम समझ गए आप लोगों ने। फारस के लोग इसको हिंदुस्तान बोले, यूनान के लोग इसको इंडोई बोले, और इंडोई या इंडिया जिससे होगा बाद में। और जो था वायु पुराण में इसका नाम भरत के नाम पर भारत था, और आर्यवर्त आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यवर्त था। तो ये चीज़ें थी भारत देश की सामान्य जानकारी में इसके नाम से रिलेटेड। क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता तो उसका नाम क्या रखा जाए, सबसे बड़ी समस्या यही होता है। कोई बच्चा पैदा होगा तो क्या वो नाम लेकर पैदा होता है, उसका नाम कोई ना कोई रखता है। तो उसी तरीके से समझिए मोटी मोटा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भारत का नाम आप रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का एक तात्पर्य है कि आप लोग जब तक नाम नहीं जानेंगे, नाम तब तक आप लोग कैसे जानेंगे उसके बारे में। तो ये हो गई भारत का नामकरण, किस तरीके से इसका नामकरण हुआ। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं विस्तार का। विस्तार से तात्पर्य है कि ये भारत देश, जिसे हम लोग भारत का मैप ऐसे मोटी मोटा समझ रहे हैं क्योंकि बनेगा नहीं इस पर। ठीक है, तो ये भारत का मैप है, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या कैसे चीज़ें हैं, तो इसको तो स्थलीय सीमा की बात करें। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। हाँ, और एक चीज़, एक पॉइंट इसमें मैं ऐड नहीं किया हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और जो विश्व के 2.4% के बराबर है, जो विश्व का पूरा क्षेत्रफल है उसके 2.4% के बराबर है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप लोग नोट कर सकते हैं। और जो ये PDF है, PDF फिलहाल मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजता हूँ, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, हमारी स्टडी मित्र नामक टेलीग्राम है, तो उस पर मैं भेजता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो PDF रहेगा उसमें ये सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ नहीं रहता। जो टाइप हुआ है, टाइप वाला चीज़ मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। ठीक है, तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, ये चीज़ रही। उसके बाद भारत जो है ये 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल में। ठीक है, भारत किस स्थान पर है, 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल में। जैसे विश्व में भारत से 7वें स्थान पर है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़ें। अब हम लोग जो है अब इसके विस्तार के बारे में देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक कितना विस्तार है भारत का। ठीक है, सबसे पहला स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है स्थलीय सीमा, 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। कहीं कहीं ये जो है 15,106.6 या 106.7 दिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा 15,200 मोटी मोटा याद रखिएगा। अगर बाई चांस 15,200 की जगह 15,106 दिया है, 107 दिया है, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, हर किताब में देखिए NCERT में कुछ दिया रहता है, कहीं कुछ दिया रहता है, इस नाते थोड़ा सा होता है। समुद्री या समुद्र तट की कुल लंबाई, तो समुद्र तट की कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर ये समुद्र तट की कुल लंबाई है। वहीं मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है ये 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर जो है ये मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। इससे क्या समझ में आया आप लोग को बता दूं, तो जैसे भारत की देखिए स्थलीय सीमा की बात करें तो जो स्थलों से घिरा हुआ है तो ये 15,200 किलोमीटर है। समुद्री सीमा की बात करें, जैसे कुल समुद्री सीमा, जैसे भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि ये वाला, इसको और प्लस जो छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं भारत के, तो इन सबको मिलाकर 7,516 किलोमीटर है। और अगर इन द्वीपों को हटा दिया जाए, सिर्फ द्वीपों को छोड़कर जो मुख्य भूमि है, तो इसकी तटीय सीमा कितनी है, इसकी तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया ना, एकदम ऐसे ही बताऊंगा, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करते हुए बता रहा हूँ ना, एकदम आप लोग उड़ा देंगे यार। होमगार्ड की परीक्षा को मतलब ऐसे बैठेंगे ना, ऐसे उड़ाएंगे
कि लीजिए अमर सर पढ़ाए हैं हमारे, ये देखिए अमर सर के क्लास का क्वेश्चन, तो उड़ा देंगे आप लोग, एकदम गारंटी लीजिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप लोग। फिर कुल सीमा की बात करें तो कुल सीमा जैसे उसकी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा को मिलाकर कुल सीमा हो जाएगा 22,716 किलोमीटर। कितना? 22,716 किलोमीटर इसकी कुल सीमा हो जाएगी, ठीक है। तटीय राज्य, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तटीय राज्य। भारत के 9 समुद्र तटीय राज्य हैं। कितने हैं? 9। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कितने राज्य तटों से सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। जिसमें अगर बात करें तो सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात का है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके भारत के तटीय राज्यों की सीमा को देखते हैं, ठीक है। जैसे गुजरात है, गुजरात की सीमा 1600 किलोमीटर है, ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। जैसा कि मैंने अभी आगे बताया भी, जो गुजरात है ये सर्वाधिक सीमा, सबसे लंबी सीमा गुजरात की है। कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट गोवा है, 101 किलोमीटर है, ये सबसे कम न्यूनतम सीमा साझा करता है। फिर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, 1662 किलोमीटर है, ये द्वीपों में सर्वाधिक सीमा साझा करता है। द्वीप की कह रहा हूँ, मतलब यूटी में, यूनियन टेरिटरीज में। वहीं दमन एवं दीव ये 42 किलोमीटर न्यूनतम यूटी में सीमा साझा करता है, ठीक है। समझ में आया? सर्वाधिक राज्यों में सीमा साझा करने वाला राज्य जो है गुजरात है, सबसे लंबी सीमा 1600 किलोमीटर। गोवा सबसे कम सीमा साझा करता है, न्यूनतम 101 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये सर्वाधिक है यूनियन टेरिटरीज में, तो 1962 किलोमीटर। वहीं दमन एवं दीव जो है ये 42 किलोमीटर, ये न्यूनतम है यूटी में, ठीक है। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा। उत्तर पश्चिम में कौन कौन है? अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल है। उत्तर में कितने देश हैं? तो चीन है, भूटान है और नेपाल है। और पूरब में म्यांमार है, वहीं पूर्व में बांग्लादेश भी। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों पूर्व में है। और 2 देश जिनकी जल सीमा है, श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों जलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, ठीक है। टोटल 7 देश हो गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, और ये 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और प्लस 2 देश, मतलब 9 देश टोटल जलीय सीमा साझा करते हैं। टोटल सीमा साझा करते हैं, जैसे पड़ोसी देश कह सकते हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों जो है ये जलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। प्रमुख चैनल, ठीक, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पाकिस्तान देखने को पाएंगे, यहाँ अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान जो है ना ये जम्मू कश्मीर में सबसे कम सीमा साझा करता है, वहीं सबसे ज़्यादा सीमा जो है ये बांग्लादेश करता है भारत के साथ सीमा साझा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 107 किलोमीटर शायद ये करता है, ठीक है, और 4000 के आसपास, 4000 किलोमीटर के आसपास ये करता है। एग्जैक्ट अभी बताऊंगा आप लोगों को, स्लाइड अगर होगा, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, इसी स्लाइड पे बता दूं, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, इसको क्या कहते हैं? जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, इसको इंदिरा काल कहते हैं। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु होता है उसको कन्याकुमारी यहाँ पे है, मुख्य भूमि का कह सकते हैं। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है इसको कन्याकुमारी या केप कैमोरिन भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसको हम लोग ग्रेट अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, तो उसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में। जो इंदिरा काल है वो उत्तरी है, और जो इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पूरब की बिंदु की बात करें, जो पूरब का है, तो पूरब में क्या है? पूरब में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कौन सा शहर है? किबिथु।
किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और पश्चिमी बिंदु की बात करें गुहार मोती या गुहार माथा कहा जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग किताब अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो है ये गुजरात का है और सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका विस्तार समझ सकते हैं। विस्तार कितना हो गया यहाँ, ठीक, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट, सॉरी यहाँ इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट यहाँ सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा काल, दक्षिणतम का मतलब है सबसे दक्षिणतम बिंदु। और अगर उसी को मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेंगे तो कन्याकुमारी या केप कैमोरिन कहेंगे। ठीक है, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश का शहर है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोता या गुहार मोती, जो भी लिखा रहे आप लोग करिएगा, ये गुजरात का शहर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग प्रमुख चैनल या जल डमरू मध्य के बाद जल डमरू के बाद बात करेंगे, जो जल डमरू मध्य होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ग्रेट चैनल ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में पाया जाता है, ग्रेट चैनल। ठीक है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहता है मेरे भाई। 10 डिग्री चैनल ये लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में पाया जाता है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। वहीं आदम ब्रिज ये तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है। किसके बीच? तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच जो है इसको आदम ब्रिज कहते हैं। फिर से देखिए, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज। डंकन पास जो है ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। कोको स्टेट या कोको द्वीप और अंडमान द्वीप को अलग करता है, इन दोनों के बीच में है कोको द्वीप और अंडमान। ठीक, कोको शायद म्यांमार का द्वीप है। ठीक है, रामेश्वरम ये जो है रामेश्वरम ये पंबन द्वीप पर स्थित है। ये एक प्रकार का समझ लीजिए क्या बोलते हैं इसको, द्वीप है। मरकत द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। पांडिचेरी ये पुदुचेरी और प्लस कराईकल को पांडिचेरी प्लस तमिलनाडु, यमन, आंध्र प्रदेश और माहे। पांडिचेरी जो है इसमें 4 जिले हैं, पुदुचेरी, कराईकल, यमन और यनम और माहे। ठीक है, ये 4 जगह। पुदुचेरी जो है तमिलनाडु में है, कराईकल जो है तमिलनाडु में, यनम जो है ये आंध्र प्रदेश और माहे जिला जो है ये केरल में है। 4 जिले इसके 4 जगह पर है। ठीक है, आगे है, अब हम लोग एक एक करके भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बनता भी है, और छोटे एग्जाम है, छोटे लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की छवि को प्रतिबिंबित करते हैं। बाघ जो है ये शक्ति का प्रतीक है। कमल जो है पवित्रता का प्रतीक है। बरगद अमरता का प्रतीक है। आम वही भारत की ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है। अशोक स्तंभ 4 शेर शक्ति, साहस, गर्व और विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह आप लोग देख सकते हैं, और ये किस चीज के प्रतीक है ये भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, बाघ जो है शक्ति का प्रतीक है, कमल पवित्रता का प्रतीक है, बरगद अमरता का प्रतीक है, आम भारत की ट्रॉपिकल जलवायु का प्रतीक है, अशोक स्तंभ जो है 4 शेर शक्ति यानी कि चारों शेर उस पर रहते हैं ना अशोक स्तंभ पर, तो ये साहस, गर्व और विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जैसे हम लोग राज चिन्ह के बारे में, राज चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह इसको कहते हैं, इसके बारे में क्या दिया गया है। इसमें 4 एशियाई, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, इसमें 4 एशियाई और शेर और एक गोलाकार एबेकस पर पीठ की ओर से जुड़े होते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको उस पर भी देखे होंगे, जो रुपए का नोट होता है उसमें भी रहता है, नोट में या फिर सिक्के में भी बना रहता है। ठीक है, जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो लोग देख लीजिए। निचले हिस्से पर 4 छोटे जानवर भी होते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो निचला हिस्सा है इस पे भी 4 जानवर होते हैं, घोड़े और सांड, शेर तथा हाथी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। जो हम लोग जो फ्रंट व्यू देखते हैं हम लोग इसका, अशोक अशोक स्तंभ का जो हम लोग फ्रंट देखते हैं, जो हम लोग के सामने रहता है, उसमें 2 जानवर और दिखाई देते हैं। जैसे एक शेर, तो ये 3 शेर तो दिखाई देते हैं, उसके अलावा एक सांड और एक घोड़ा दिखता है। ठीक है, इसके पीछे भी 2 जानवर और हैं, एक शेर और एक हाथी और पीछे रहता है, जो दिखता नहीं है क्योंकि गोल में रहता है ना, तो 2 और रहते हैं, और एक अशोक चक्र भी रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसको सारनाथ से लिया गया था। ठीक, अपनाया गया 26 जनवरी 1950 के
1950 में इसको अपनाया गया था 26 जनवरी को। सूत्र इसके नीचे खुदा हुआ सूत्र सत्यमेव जयते लिखा गया है, यहाँ पर नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह या राज्य चिन्ह के बारे में इतना समझ में आया। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन जो है ये राष्ट्रीय गान है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और किसमें लिखा गया था? तो इन्होंने इसको बंगाली भाषा में लिखा था, ठीक है। बंगाली में रचे गए गान का हिंदी संस्करण, जो जन गण मन है इसको इन्होंने बंगाली में रचा था, उसका हिंदी संस्करण है। और ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसी तरीके से जो इन्हीं के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रचा गया है। अमार तोमार बांग्ला ऐसे करके, हमार अमार सोनार बांग्ला ऐसे करके है, ठीक है। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। किसमें रचा गया था? तो बंगाली भाषा में रचा गया था, ठीक है। पूरे गीत में 5 पद हैं। इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है, ठीक है। इसको गाने में, राष्ट्रीय गान का गायन करने में टोटल 52 सेकंड का समय लगता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान के गायन में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड, ठीक है। पहली बार जो है ये 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आप लोग बताएंगे जो 1911 का कोलकाता अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन था? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग बताइएगा, जो लोग नहीं पढ़े उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को इससे नेशनल कांग्रेस से भी देखना है वीडियो, पढ़ना है, तो एक वीडियो पड़ा है हमारे चैनल पर नेशनल कांग्रेस का, बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन साबित हुआ था एग्जाम में, उसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपनाया गया था तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अच्छे एग्जाम मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो थे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन भी टैगोर जी ने किया था, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग। बहुत लोग हैं, ऐसे लोग हैं ना जो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में भी अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो राष्ट्रीय गान क्या था? जनगण मन था। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। इसको आनंद मठ से लिया गया। ये पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित संस्कृत में, ठीक है। पहली बार ये 1896 में गाया गया था। कांग्रेस का अधिवेशन था 1896 का, उसमें गाया गया था। और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन जो था श्री अरबिंदो द्वारा किया गया था, ठीक है। इसे राष्ट्रीय गान के बराबर दर्जा प्राप्त है। इसको राष्ट्रीय गीत कहते हैं वंदे मातरम को, उसी के बराबर जितना राष्ट्रीय गान का दर्जा है उतना दर्जा इसका भी है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज इंडिया नेशनल फ्लैग, देख सकते हैं आप लोग चित्र, आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत मैंने किया है। मतलब चित्र भी लेकर आया हूँ, सेट किया हूँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते। आप लोगों के लिए मैं पूरी डेडिकेटेड हूँ। आप लोग भी डेडिकेटेड होकर हमारे साथ बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो डिजाइन जो था, इसका डिजाइन अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। कन्फ्यूजन यहीं से होता है, जैसे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो लोग समझ जाते हैं कि राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1900 यानी कि संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले। संविधान पूर्णतः कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो संविधान के लागू होने से 2 दिन पहले ही अपनाया गया था। उसी दिन भी तो राष्ट्रपति भी बने थे वो, क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस नाते सबके दिमाग में आता है कि राष्ट्रीय ध्वज भी उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। लेकिन मैं बता दूं, जो राष्ट्रीय ध्वज है ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बनता है, यहाँ से लिख लीजिएगा। इसमें अनुपात की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 के रेशियो में रहता है। इसका लंबाई ये 3 रहता है चौड़ाई, और ये इसका 2 रहता है, ठीक है। 2:3 के रेशियो में रहता है। और ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। चक्र में 24 तीलियां, कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं चक्र में। इस चक्र में 24 तीलियां, ये जो चक्र है ये अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है। समझ में आया राष्ट्रीय ध्वज के बारे में? क्या क्या क्वेश्चन बनेगा? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। रेशियो पूछता है लंबाई चौड़ाई का, 2:3 है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक चिन्ह से इसका चक्र लिया गया है। और 24 तीलियां, देखिए इसका कलर भी पूछ लेता है तो केसरिया, सफेद और हरा, ठीक है। और चक्र जो होता है ये क्या बोलते हैं उसको, नेवी ब्लू
या गहरा नीला करके रहता है, ठीक है। नेवी ब्लू पूछता है, इंग्लिश में नेवी ब्लू दिया रहता है, ठीक है। आगे है राष्ट्रीय दिग्दर्शिका या राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को, और पहला महीना जो है इसमें चैत्र जो है पहला महीना है, समानतः 22 मार्च से, और लीप ईयर्स में 21 मार्च से शुरू होता है पहला महीना, चैत्र का पहला महीना। इसी तरह नव वर्ष भी जो है चैत्र माह में ही मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर, जो ये शक संवत कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और बरगद जो है ये अपनी हमेशा फैलते रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है, और इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कल्प वृक्ष भी कहते हैं, वट वृक्ष भी कहते हैं बरगद को। बरगद जो है ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ये आप लोग चित्र देख सकते हैं, गाँव में बरगद के नीचे पंचायत होती थी। आप यहाँ हुआ है? हुआ होगा। तो जो लोग गाँव से होंगे वो लोग देखे होंगे। बरगद मतलब इतना, मतलब बहुत विशाल पेड़ होता है बरगद का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल तो नेशनल फ्लावर की बात करें तो कमल है राष्ट्रीय फूल। भारतीय पौराणिक कथाओं में इसका बहुत महत्व है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है, ठीक है। ये रहा कमल का फूल, देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फिगर लगाया हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय फूल कमल, ठीक है। राष्ट्रीय फल क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम, जो है हमारा राष्ट्रीय फल है। मूलतः भारत का है। प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध कवियों ने इसकी स्वादिष्ट रचनाएं लिखी हैं आम के बारे में, ठीक है। इस नाते यह राष्ट्रीय फल है। और आगे देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है। मोर 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। आप लोग देखे होंगे मोर जब नाचता है ना, इतना सुंदर लगता है कि मानो जैसे, आप लोग जो लोग गांव से होंगे वो लोग देखे होंगे, शहर वाले तो कहाँ ही मोर देखे होंगे। शहर वाले यहाँ तक कोई धान नहीं जानता, धान क्या होता है, तो मोर क्या ही जानेंगे, ठीक है। तो जब डांस करता मोर ना, उसकी सुंदरता इतनी अच्छी, मतलब लगता है कि भगवान ने सच में कुछ चीज़ें बनाई हैं जो सुंदर होती हैं। आप लोग डांस करते हुए देखिए कभी मोर को। तो जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और इसको 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ जो है ये राष्ट्रीय पशु है, जिसे जंगल का राजा। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था। इससे पहले जो शेर था ये भारत का राष्ट्रीय पशु था, ठीक है। इसके पहले कौन सा था राष्ट्रीय पशु? शेर था, बाद में ये बाघ हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है ये गंगा डॉल्फिन जो है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। 5 अक्टूबर 2009 को घोषित हुआ है। वो भी गंगा में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन होता है उसी को राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय नदी जो है ये गंगा नदी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? ये हॉकी है। वैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है अभी, कोई ऐसे सिर्फ हॉकी को कहा जाता है, लेकिन शुद्ध रूप से तो कोई नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय खेल हॉकी नदी। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से निकलती है गंगा, ठीक है। तो इतना चीज़ था आज। वीडियो आप लोग अगर पूरा देखे होंगे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के जो है जीके जीएस की तैयारी कराऊंगा होमगार्ड के लिए। और जो लोग इच्छुक होंगे वो लोग, मैंने एक नंबर भी दिया था, ठीक है, तो उससे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं जो है एक ग्रुप बनाऊंगा आप लोगों के लिए, स्पेशल ग्रुप होगा, और उसके माध्यम से हम लोग जो है एक अच्छी खासी बेहतरीन रणनीति को फॉलो करेंगे, और आप लोगों को सिलेक्शन एक सीट आप लोग का फिक्स कराएंगे, ठीक है। ये गारंटी है। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं और जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मेहनत करेंगे आप लोग हमारे साथ, तो एक सीट आपका फिक्स है। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।